ओके, एग्रीकल्चर का चैप्टर को वी विल बी completely doing it, and this is the chart in front of you. We'll just before the exam so that we can have a proper understanding of this whole chapter. अच्छा, wheat is a season field. Wheat is a winter crop. Wheat is sown at the end of the summer and the start of the winter, and it is harvested at the end of the winter season. अभी जैसे विंटर सीजन एंड हुआ है, थोड़ा सा पहले अभी समर सीजन शुरू हो रहा है, तो फेब मार्च के अंदर यूजुअली जो है वो वीट की कटिंग हुई है। तो वाटर रिक्वायरमेंट, वीट की वाटर रिक्वायरमेंट इज कंपेयर टू द अदर क्रॉप, इट इज वेरी वेरी लो, क्योंकि ये वैसे भी सर्दी का क्रॉप है, तो इसको इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। बाय प्रोडक्ट्स हस्क, चिपबोर्ड, हार्डबोर्ड, एनिमल्स। ओलिवस के पेपर के अंदर बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर ठीक ठाक सवाल आते, पहले तो बहुत रेगुलर आते थे, अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन आ सकता है। तो बाय प्रोडक्ट के ऊपर सवाल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट से अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, 2 4 5 मार्क्स तक का आ सकता है बाय प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन, कि व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट। HYV, व्हाट इज HYV? HYV इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी जो हर एक क्रॉप के अंदर अवेलेबल है। और इसकी जो वीट की जो HYV है वो मैक्सी पाक, शाह खान 3095, वडनक और कोसॉन 95। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड वीट का नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वीट की प्रोडक्शन जो है कंपैरेटिवली पूरे कुछ सालों से नेगेटिव में जा रही है, इन द सेंस कि पाकिस्तान की जो टोटल क्या कहते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उससे कम वीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, और बाहर से मंगाने की वजह से हमारे पास वीट की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो वीट की प्राइस फॉर द लास्ट 2 3 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल 2021 एंड ऑनवर्ड्स, बहुत तेजी से बढ़ी है, ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुकी है विद इन लास्ट 3 4 ईयर्स। तो इट इज अ इशू। Problem: wheat is a staple crop in Pakistan. Why wheat is a staple crop? Wheat is probably the most consumed फूड आइटम इन द होल पाकिस्तान। 22 23 24 करोड़ की जितनी भी पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन 2024 में हो चुकी है, उस हिसाब से अगर देखें तो अभी भी कोई भी हाउस होल्ड पाकिस्तान का ऐसा नहीं हो जिसके अंदर वीट ना हो, यानी कि उसके अंदर रोटी पराठा और डबल रोटी और इस तरह की कोई चीज ना खाएं। हम पाकिस्तान का जो खाना होता है उसके बगैर नहीं होता। तो ये सबसे ज्यादा स्टेपल क्रॉप है। हाई रेट पॉपुलेशन की वजह से पाकिस्तान की इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड भी इंक्रीज हो चुकी है। ओके, ड्यू टू द इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम मेनी एरियाज आर नॉट स्टिल कल्टिवेटेड। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है और बहुत ज्यादा आउटरीचिंग नहीं है। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी जमीन जो कि वीट के लिए कल्टीवेट हो सकती है, वो कल्टीवेटेबल नहीं है। लैंडलॉर्ड्स, लार्ज लैंड होल्डिंग, जो कि हमारे एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, के लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान के सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। लार्ज लैंड होल्डिंग्स है फ्यूडल लॉर्ड्स की, और वो उसको नहीं देते, अवेलेबल नहीं करते दूसरे कामों के लिए, वो होल्ड करके रखते हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। एक्स्ट्रा रैन कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप ऑफ व्हीट। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ये क्रॉप जो है सर्दी की क्रॉप है, लेकिन सर्दियों के अंदर यूजुअली बारिश नहीं होती। हमारी यहाँ बहुत ज्यादा बारिशें नहीं होती। सर्दियों के टाइम पे अगर बारिश हो जाए पाकिस्तान के अंदर, तो ये वीट की क्रॉप खराब हो जाती है। ना सिर्फ ये वीट लगे हुए में भी खराब हो जाती है, अगर वीट कट के हार्वेस्ट होकर रखा हुआ है उस पर बारिश है तो भी ये खराब हो जाती है। ये एक्चुअली ये पानी से जो है ना, फिर ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, तो वो प्रॉब्लम है। और गीला होके कोई इसके मार्केट में वैल्यू नहीं लगाता। तो ये वीट का प्रॉब्लम है कि अच्छा, ये बहुत ज्यादा फॉग में भी खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ठंड पड़ जाए ना उन एरियाज के अंदर, फॉगी एरियाज हो जाए जिसके अंदर सन लाइट ब्लॉक हो रही होती है फॉर द लॉन्गर टाइम, जैसे पंजाब के अंदर होता है। पंजाब के अंदर स्मॉग आ जाती है, तो स्मॉग और फॉग से जब सनलाइट डायरेक्टली रीच नहीं कर रही होती क्रॉप्स को फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 15 20 25 दिन, पंजाब के अंदर में पता है लाहौर एंड आसपास के इलाकों में अंदर कई कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता। सूरज तो मतलब निकलता है, उसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि स्मॉग और फोग होता है, तो वो इट इज बिकमिंग डेंजरस फॉर दैट एज वेल। हॉट एंड सनी वेदर, हाँ, अगर इसका उल्टा भी है, अगर बहुत ज्यादा हॉट और सनी वेदर हो जाए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिस हार्वेस्ट, तो वो भी खराब हो जाता है। एक्स्ट्रा कोल्ड, स्मगलिंग फॉर प्रॉफिट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग कर दी जाती है वीट को। वीट की प्राइस जो है हमारे आसपास कंट्रीज में, स्पेशली अफगानिस्तान और दूसरे कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान के अंदर वो वीट अगर 3 4 हजार रुपए का बिक रहा है, तो वो बाहर जाके वही 5 हजार मन का बिकेगा। तो लोग बोलते हैं कि भैया मैं 1 हजार मन, 1 हजार रुपए पर मन क्यों ना कमाऊं और मैं बाहर जाके स्मगलिंग करूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर। पाकिस्तान की कि इस क्रॉप के सॉल्यूशंस क्या है? पाकिस्तान इज अ वाइड नेटवर्क ऑफ रिवर्स व्हिच कुड बी
हमें इरिगेशन बढ़ानी पड़ेगी, लैंड लैंड यूटिलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड करनी पड़ेगी, फर्दर लैंड रिफॉर्म टू इंक्रीज स्टॉप स्मगलिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कि हमें कितनी क्रॉप चाहिए। हमारी कैलकुलेशन का भी एक बड़ा इशू है कि हमें कैलकुलेशन नहीं होती कि हमें कितनी एरिया को हम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर हमें इतनी क्रॉप मिलेगी और हमारे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। नवाब शाह, भावलपुर, ओकाड़ा, ऑलमोस्ट whole of the Indus Plain is the main areas. कॉटन क्रॉप इज अ समर क्रॉप, कॉटन क्रॉप समर क्रॉप है और इसका वाटर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू ऑल द अदर बहुत ही कम है, क्योंकि ये समर में है। और ये इसका जो 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 प्लांट है वो पूरे सीजन के 2 या 3 इरिगेशन मांगता है। तो 2 या 3 इरिगेशन वाली जो कि हैवी इरिगेशन होती है जिसके अंदर जमीन पूरी सोख कर देते हैं आप। और समर क्रॉप है, समर के स्टार्ट में लगती है, समर के एंड में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर बट इट नीड्स रेगुलर इरिगेशन। प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स क्या है? सीड विच इज यूज फॉर ऑयल। इसका जो कॉटन का सीड होता है अच्छा, कॉटन इज एक्चुअली व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट? कॉटन इज अ फ्लावर। तो फ्लावर में से वो व्हाइट फ्लावर होता है, उसको निकाल के आप अलग कर लेते हो, उसके अंदर सीड होते हैं, एवरी फ्लावर हैज सीड। तो सीड को निकाल के कॉटन का ऑयल बनता है और उसके यूजेस होते हैं। और एंड एनिमल फीड एंड कैंडल विक्स, विक्स और पेपर वगैरह चीजें बनती हैं इससे। अभी HYV क्या है इसकी? नायाब 78, B 557, 149F, सरमस्त कलंदर। ये कॉटन की मुख्तलिफ क्रॉप्स हाई यील्डिंग वैरायटी जो पाकिस्तान के अंदर लोकली अवेलेबल है। इसका इम्पैक्ट क्या है? कॉटन का इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छा है। और इसका एक छोटा सा डाउन साइड है जब हम देखेंगे। पॉजिटिव क्या? इट अर्न्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पाकिस्तान एज अ सिंगल आइटम। कॉटन के बहुत सारे, अच्छा कॉटन में जो सबसे ज्यादा लेबर फोर्स सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई होती है इसके अंदर, क्योंकि कॉटन की कल्टीवेशन के अंदर, कॉटन की कल्टीवेशन लगाने में और उसके अंदर भी कॉटन के अंदर लेबर लग गई। फिर कॉटन वहां से कट के गई मिल्स के अंदर, वहां पे थ्रेड बना, वो यार्न बने, उसके अंदर भी कॉटन, फिर उसके बाद कपड़े बने, कपड़ा बनने के बाद उसका फिर क्लोथिंग हुई, क्लोथिंग आके आइटम पैकिंग होके एक्सपोर्ट। तो कॉटन क्रॉप से लेके कॉटन एक्सपोर्ट तक इतने सारा इसके अंदर लेबर इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है ना इससे लिंक्ड है, बहुत बड़ी लेबर फोर्स कॉटन, सिर्फ एक सिंगल कॉटन इंडस्ट्री से लिंक्ड है। और कॉटन एक बहुत बड़ा साइकिल है, इट इज नॉट जस्ट अ, मतलब इट इज नॉट अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इट इज अ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एज वेल। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज इसके ऊपर खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट आइटम है वो कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स है। कॉटन मतलब कपड़े और यार्न और थ्रेड्स और क्या नाम है, गारमेंट्स और क्विल्ट्स, जीन्स, ये सब चीजें, ये सारी चीजें कॉटन की क्रॉप के ऊपर डिपेंड करती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस होता है इंटरनेशनली कॉटन क्रॉप और इंडस्ट्री से लिंक के। पाकिस्तान का कंपटीशन है बहुत जबरदस्त किस्म का, इंडिया, कोरिया, इजिप्ट से। यहाँ पे भी बहुत अच्छी किस्म की कॉटन कॉटन ग्रो होती है, जिसकी वजह से वहाँ का कॉटन आइटम बहुत अच्छा, वो हमारे लिए कंपटीशन है। कॉटन इज अ फर्टाइल क्रॉप, इज अ वेरी फ्रेजाइल क्रॉप, इट कैन गेट डिस्ट्रॉयड इजीली। ये एक प्रॉब्लम है। बारिश हुई, बहुत ज्यादा हैवी बारिश हो गई है, ठंडा हो गया है उन दिनों के अंदर, यूजुअली गर्मी में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन अगर हो गया, सनलाइट ब्लॉक हो गई तो वो खराब हो जाती है। प्लांट डिजीजेस, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो कीड़ों की बीमारियां होती है मुख्तलिफ, इसमें एक लीफ कर्ल वायरस है, वो अगर हो जाए तो वो पूरे का पूरा क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉटन क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई तो कॉटन प्रोड्यूस कम हुई, जो कि फैक्ट्रियों में कम गई, फैक्ट्रियों में कम गई तो कपड़ा कम बना, कपड़ा कम बना तो एक्सपोर्ट कम हुई। जो कॉटन की क्रॉप को अगर कीड़ा लग गया और कॉटन की क्रॉप खराब हो गई है बारिश से किसी वजह से, तो पाकिस्तान की अगले साल की पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो जाती है उससे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो डिपेंडेंसी इसके ऊपर बहुत बड़ी है हमारी। सोल्यूशंस क्या है? बेटर स्ट्रेटेजीज टू compete with other countries to capture markets, educating farmers about the different diseases, थ्रू बेटर इरिगेशन सिस्टम वी कैन हैव मोर लैंड कल्टिवेटेड। तो अभी हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बेटर कर सकते हैं कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद। सांगढ़, नवाबशाह मेन एरियाज, रहीम यार खान, भावलपुर, खानेवाल, मुल्तान, ये सारे इसके मेन एरियाज हैं। राइस, राइस इज अ वेरी स्पेशल क्रॉप। राइस, पाकिस्तानी राइस के बारे में भी मैं आता भी हूँ उसके अंदर इंपॉर्टेंस के अंदर। अच्छा, ये क्या है? समर क्रॉप है, समर खरीफ।
अगेन स्टार्ट ऑफ समर में लगाई जाती है, एंड ऑफ समर के अंदर इसको हार्वेस्ट किया जाता है। वाटर रिक्वायरमेंट, ये एक स्पेशल क्रॉप है जिसके अंदर हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू एनी अदर क्रॉप इन पाकिस्तान। सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट इसकी होती है, और 6 to 9 इंचेस पानी का लेवल मेंटेन किया जाता है। और एक और इशू ये है कि इसकी जो कल्टीवेशन है, सॉरी, इसको जब लगाया जाता है, इसकी सीडिंग नहीं होती। ये व्हाइट क्रॉप है कि जिसका सीड नहीं लगाया जाता, इसका बेबी प्लांट लगाया जाता है। इसके प्लांट को ग्रो किया जाता है नर्सरीज के अंदर, छोटी छोटी नर्सरीज के अंदर। जब वो प्लांट 5, 6, 7 इंच का हो जाता है, तो उसके बाद एवरी सिंगल प्लांट इज सोन डायरेक्टली इन टू द ग्राउंड बाय हैंड। पाकिस्तान के अंदर बाय हैंड किया जाता है उसके बाद, और वो फील्ड प्रिपेयर किया जिसके तो पानी खड़ा हुआ होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाया जाता है। बाय प्रोडक्ट क्या है? हस्क, विच इज यूज टू मेकिंग कार्डबोर्ड। HYV, बासमती, इर्री, रचना, पंजल, कर्नल, कर्नल, ये सारे जो है हमारे मुख्तलिफ राइस की वराइटीज हैं। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी राइस हैज अ वेरी हाई डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तानी राइस जो है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज इन द वर्ल्ड। और अभी भी हमारा कंपटीशन इंडिया से थोड़ा बहुत है, बांग्लादेश से भी है, लेकिन हमारा राइस अभी भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है। और इसका फायदा ये एक्चुअली ये है कि हमारा जो हाई क्वालिटी, हमारी बहुत सारी वैरायटी बहुत बड़ी है हमारे पास, गरीब आदमी भी खरीद सकता है और अमीर आदमी भी। तो जो जो लो क्वालिटी राइस है वो हम पाकिस्तान में बेच देते हैं, जो हाई क्वालिटी राइस है हम मोस्टली पाकिस्तान में बिकता है वो भी, लेकिन उसका बहुत बड़ी क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट करते थे, जिससे हम बहुत ज्यादा अच्छे से हम कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज राइस से। इसका इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हमें इसमें भी हाई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। राइस की प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम विद राइस एक्सीड, राइस नीड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, which is a problem in Pakistan. So not many lands are available for cultivation of rice due to the lack of water. हर जगह पाकिस्तान में इतना पानी अवेलेबल नहीं है, 5, 5, 6, 6 इंच पानी खड़ा रहे और जिसके अंदर आप यूटिलाइज कर सके इसको, इस क्रॉप को। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स हैव लॉट्स इट्स कॉन्फिडेंस टू बाय। हाँ, ये एक अजीब सा प्रॉब्लम है, ये हमारा अपना क्रिएटेड है, ये नेचुरल नहीं है। कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स थे, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने क्या हरकतें की हैं कि पाकिस्तान ने चावल के दाने के साथ कंकर मिला के बेचने शुरू कर दिए वजन बढ़ाने के लिए। एक छोटी सी मिसाल है, किसी का माल जा रहा है, लेट से 10,000 केजी चावल जा रहा है। अब 10,000 केजी चावल जा रहा है, 10,000 केजी का चावल के अंदर उसने 1,000 केजी कंकर मिला दिया। 1,000, अच्छा 1,000 केजी वैसे तो इट साउंड्स वेरी ह्यूज, लेकिन जब आप उसको 9,000 केजी के अंदर मिक्स करेंगे ना, तो इतना पता नहीं चलता। ये तो खैर बड़ी एग्जांपल मैंने दे दी, लेकिन इस तरह से बहुत सारे हमारे जो ट्रेडर्स है ना, उन्होंने चीप, मतलब है कि चीप हरकत की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो चावल का डायरेक्ट इंपोर्टर है ना, जो बाहर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तानी ट्रेडर के ऊपर इतना बिलीव नहीं करता, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान की मार्केट डाउन हुई है। अभी एक अजीब सी हमारी ये बैड प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट हमने खराब किया। Solution: Pakistan needs to manage its water resources properly to maximize the output, or our exporters have to rebuild its confidence. Main areas: Tarkana, Thatta, Gujranwala, Sialkot, Sheikhupura. Sugarcane is obviously a very important. अच्छा, sugarcane is not directly utilized. जैसे राइस तो डायरेक्टली यूटिलाइज हो रहा है, वीट का आप आटा बना रहे हैं, कॉटन का आप कपड़ा बना रहे हैं। शुगर केन डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता। शुगर केन से भी आप क्या करते हैं? आप चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, जिस जो क्या आपकी यूटिलाइजेशन होती है। अब अगेन, शुगर केन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, क्योंकि शुगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पाकिस्तानी खानों में भी और दुनिया के खानों में भी शुगर का कंटेंट। और शुगर डायरेक्टली भी यूज की जाती है मीठा बनाने में, चाय पीने के अंदर, और बहुत सारी यूटिलाइजेशन है। या जो शुगर केन की जो इंडस्ट्री है, शुगर केन की जो क्रॉप है, शुगर केन एज ऑल अराउंड द ईयर होती है, 4 to 5 मंथ इसका क्रॉप का साइकिल होता है, सर्दी गर्मी दोनों में लग सकती है। इट नीड्स लेस वाटर देन राइस बट मोर वाटर देन अदर क्रॉप्स। ये भी एक है कि इसका सेकंड हाईएस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है। इसके जो दो बड़े वो है बाई प्रोडक्ट्स है, वो है बेगैस। Bagasse is a hard byproduct of the sugarcane which is used for making paper, cardboard, animal feed. ये ये फिजिकल थोड़ा सा हार्ड वो होता है, मतलब पल्प टाइप की चीज होती है थोड़ी सी, जिससे बनाते हैं, छिलका जो होता है जैसे। और और ये जो है मोलासिस,
और ये बहुत रिच इन फाइबर होता है ना, तो फाइबर से चीजें बनती हैं इसकी। मोलासेस इज अ केमिकल वेस्ट। जब आप इसको क्रशिंग करते हैं ना, गन्ने का जो जूस निकलता है उसके अंदर तो शुगर कंटेंट अलग होता है, फिर मोलासेस एक केमिकल वेस्ट होता है जो कि अलग होता है। तो मोलासेस जो दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये जाया कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। एक तो शुगर आउटपुट है ना, डायरेक्ट आउटपुट शुगर, आपका मेन प्रोडक्ट शुगर है, लेकिन ये इसके बाई प्रोडक्ट है। मतलब आप गन्ने को जब क्रश करते हैं, जो उसका जो फिजिकल कचरा निकलता है, वो कचरा सारा का सारा 100% यूटिलाइज होता है, जिसको बगैस कहते हैं आप, ठीक है। JN88 थट्टा 10 JN123 ये सारे इसके हाई यील्डिंग वैरायटी HYV है। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, it has a negative impact on trade of Pakistan. Every year sugar is imported in large quantities, due to which the due to the undergrowth of sugar. क्या मतलब है कि शुगर केन की अंडर ग्रोथ हो रही है। शुगर केन की अंडर ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि जितनी भी शुगर की रिक्वायरमेंट हमारी, शुगर की रिक्वायरमेंट के लिए हम उतना शुगर केन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। शुगर केन प्रोड्यूस होगा तो फिर ही होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी जिसकी वजह से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं है, उसके अलावा भी इश्यूज अभी बताता हूँ। शुगर केन इज अ स्पेशल क्रॉप, क्योंकि इसकी जो यूटिलाइजेशन है, वो यूटिलाइजेशन जो है ना, वो इतनी अच्छी इस तरह से नहीं होती, क्योंकि अगर उसका उसका उसकी जो वो है लोकेशन, वो मैं बताता हूँ क्या है। शुगर कैन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यू टू इट, वी कैन नॉट कल्टिवेट इट एवरीवेयर। ये भी प्रॉब्लम है, हर जगह आप बना नहीं सकते। जहां पे पानी कम है वहां नहीं बन सकता, वहां नहीं उग सकता, पानी ज्यादा ही चाहिए आपको। इट इन द एरियाज वेयर देयर इज एन एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर। अच्छा, एक बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे पानी अवेलेबल है ज्यादा, तो ज्यादा पानी अवेलेबल के चक्कर के अंदर फार्मर कहता है कि मैं शुगर केन क्यों खाऊं, जब मेरे पास पानी, तो मैं राइस करूँ, राइस की ज्यादा वैल्यू है। तो राइस की वैल्यू को टैप करने के लिए शुगर केन छोड़ के राइस पे चले जाते हैं। शुगर केन इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट तो शुगर केन है नहीं। प्रोडक्ट वो तो आप शुगर केन जब आप उगा लेते हैं, तो उसके बाद काट के उसको आप फैक्ट्री में बेचते हैं जहां पे शुगर बनती है। After cutting sugarcane start losing its sugar content, this decreases the productivity of sugar industry. अब आपने अगर शुगर केन आज काटा है, तो विद इन फ्यू डेज, 2 3 4 डेज के अंदर उसकी क्रशिंग होनी चाहिए, उसका जूस निकलना चाहिए, वरना वो बेकार हो जाएगा। पड़े पड़े भले वो हो तो ठीक, लेकिन उसके अंदर का शुगर कंटेंट लूज कर जाता है। द लैंड एंड द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द राइस मशीन मैचेस राइस, और वो फिर लोग उस पे ऊपर कन्वर्ट कर जाते हैं। और इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर शुगर केन की क्रॉप के करीब में अगर इंडस्ट्री नहीं है, शुगर केन की इंडस्ट्री, तो शुगर केन की क्रॉप वैसे यूज है। तो इसीलिए ये इंडस्ट्री के चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि शुगर इंडस्ट्रीज ऑलवेज सिचुएटेड लोकेटेड नियर शुगर केन क्रॉप्स। और ये वाहिद इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री जो कि रूरल एरिया में बनी हुई होती है मेजोरिटी। ये वो इंडस्ट्रीज नहीं है जो, जैसे कराची के अंदर शुगर इंडस्ट्री नहीं मिलेगी आपको, रूरल एरिया में मिलेगी आप। ये एक अजीब सी बात है। Better irrigation techniques should be adopted for the cultivation of water, conservation of water and providing it to the crops. To maximize the output of the sugar industry, it should be installed near the crops. ये अभी वही वाला पॉइंट मैंने बताया कि उसको बढ़ाने के लिए सोल्यूशन क्या है कि इंडस्ट्री आप वहीं पे लगाए थे जहां पे क्रॉप कट रही है, वहीं कहीं डायरेक्ट चला जाए, 1 2 दिन के अंदर क्रशिंग हो जाए उसकी। द गवर्नमेंट शुड कंपनसेट द मनी। हाँ, ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट शुड कंपनसेट द मनी विच फार्मर्स लूज दे प्लांट शुगर केन। मतलब वो जो शुगर केन और राइस का जो डिफरेंस है, मतलब आप कैसे कन्विंस करेंगे एक शुगर केन लगाने के लिए उसको, क्या नाम है, एक फार्मर को, कि भाई तुम राइस नहीं तुम शुगर केन उगाओ। क्यों? क्योंकि शुगर केन कम प्राइस है, राइस की ज्यादा प्राइस है, तो उसको कहेंगे कि भाई तू शुगर केन नहीं राइस शुगर केन उड़ाओ, तो डिफरेंस हम तुम्हें दे देते हैं। उसमें गवर्नमेंट का फायदा है, क्योंकि शुगर उनको फिर बाहर से मंगानी नहीं पड़ती। एक्सपोर्ट बिल ज्यादा होता है, तो बाहर से मंगाने में ज्यादा पैसा खर्च होता है। गवर्नमेंट ये करती है, कुछ की जगह पे, कुछ सीजन में करती है जब बहुत ज्यादा मसला होता है। तो बदीन, नवाब शाह, रहीमिया खान, फैसलाबाद, भावलपुर, ये इसके शुगर केन के मेजर एरिया है। सेकेंडरी क्रॉप के ऊपर सवाल कम आते हैं, लेकिन आए हैं। सेकेंडरी क्रॉप्स के अंदर मेज, पल्सेस में मूंग, माश, मसूर, मिलेट्स के अंदर जवार एंड बाजरा। ये बहुत ज्यादा इसका नहीं होता, यूटिलाइजेशन होता है, सेकेंडरी क्रॉप से ये। और इससे बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाता। हाँ, लोकली कमाया जाता है, एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा नहीं है। मेज क्या है? खरीफ है, यानी कि समर क्रॉप है। वाटर रिक्वायरमेंट नॉट मच, वाटर रिक्वायरमेंट बाय प्रोडक्ट मेज का कोई खास नहीं है। इम्पैक्ट नॉट सिग्निफिकेंट, इम्पैक्ट नहीं है इसका इकोनॉमी के ऊपर।
ऑलमोस्ट होल ऑफ द NWFP इन अपर पंजाब में जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वो मेज के लिए इम्पोर्टेंट, मेजेस के लिए चीजें हैं, मतलब वो एरिया सूटेबल है। पल्सेस मूंग माश मसूर समर क्रॉप है, खरीफ समर के सीजन में शुरू में लगता है, समर के एंड में लगता है। इट डज नॉट require lots of water, but it needs regular irrigation. Impact on trade. It is a very important to plant pulses because it works as rejuvenator for soil. It brings nitrogen content of the soil back. Soil starts to lose nitrogen content. ये जो आप अभी एक एक सवाल है, आगे भी आएगा, वो है रोटेशन ऑफ द क्रॉप, रोटेशन ऑफ क्रॉप ऑन अ लैंड। रोटेशन ऑफ क्रॉप से यही होता है। और अब जो मूंग माश मसूर की जो दालें हैं, दालों की जो प्राइस है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ऊपर चली गई है, क्योंकि जो लोकल कंजम्पशन है, हमारे यहाँ दाल बहुत खाई जाती है। और पहले ही लिखा, मतलब उर्दू के अंदर मुहावरा है, हम तो दाल रोटी खा के जिंदा रह जाएंगे। दाल रोटी खाना, दाल रोटी खाने का मतलब ये होता है कि गरीब आदमी की खुराक है। अब तो दाल रोटी, सिंपल दाल रोटी भी बहुत महंगी हो गई है गरीब आदमी के लिए, वो भी एक अफोर्ड करना डिफिकल्ट हो गया है। तो पल्सेस अब जो करंट पाकिस्तान है 2024 एंड ऑनवर्ड, इसके अंदर पल्सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और हमें मोर एंड मोर पल्सेस उगाने की जरूरत है। और पल्सेस का एक और बड़ा एक चीज सोल्यूशन होता है पल्सेस की क्रॉप बढ़ाने का, वो ये कि पल्सेस कैन बी ग्रोन। बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जिसके बीच में पल्सेस लग जाती हैं साइमल्टेनियसली। गेट माय पॉइंट? ये कैश क्रॉप कोई और है, उसके बीच में जो जगह होती है ना, उसके बीच में पल्सेस लग जाती है। तो ये भी होता है कि जिसके अंदर आप मल्टीपल क्रॉप्स लगाते हैं एक ही फार्म के अंदर। अपर एंड लोअर इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री जो है उसके लिए बहुत सूटेबल है। रोटेशन ऑफ क्रॉप इज डिफरेंट। रोटेशन ऑफ क्रॉप ये कि एक हटाई दूसरी लगा दी। हाँ, मल्टीपल ये है मल्टी कल्चर, इसको कहते हैं यूनिकल्चर और मल्टीकल्चर। मल्टीकल्चर और यूनिकल्चर का मतलब है, यूनिकल्चर वो है कि एक क्रॉप भी लगेगी दूसरी इसको सपोर्ट नहीं करेगी। मल्टीकल्चर क्रॉप ये होती है कि मल्टीकल्चर फार्मिंग ये होती है कि एक ही साथ एक ही सीजन के अंदर आप उसी लैंड के अंदर जो बीच की जमीन जाया होती है उसके अंदर दूसरी क्रॉप लगा देते हैं। मोनोकल्चर और मल्टीकल्चर कहलाता है। जावरा एंड बाजरा एंड जवार, ये जो है मिलेट्स जो है हमारी यहाँ, जैसे बाजरा हमारी यहाँ डायरेक्टली यूटिलाइजेशन नहीं होती, लेकिन बाजरे की रोटी बनती है, बाजरे का आटा भी होता है, और यूजुअली कम होता है लेकिन होता है। और खरीफ क्रॉप है, ये भी समर क्रॉप है। डज नॉट रिक्वायर मच वाटर, इट नीड्स हाई टेम्परेचर, इट इज यूज एज अ फॉडर फॉर एनिमल। जावरा जवार एंड बाजरा सबसे ज्यादा हमारी यूटिलाइजेशन कहाँ होती है हमारी यहाँ, ये जानवरों परिंदों को खिलाया जाता है एनिमल फीड के तौर पे। और अपर लोअर इंडस्ट्री पूरा का पूरा इसके अंदर, इससे भी पैसे कमा सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते इससे, लेकिन मिल जाते हैं। और लेकिन फिर वही है ना कि ये मल्टीकल्चर क्रॉप है, ये किसी के साथ बीच में लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, जैसे बागों में लग जाते हैं, बाग बाग कौन से आम का बाग है जो दूर दूर लगे हुए दूसरे उसके बीच में आप लगा सकते हैं इसको, और लगाते हैं लोग, लगाते हैं लोग। डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छा, एनिमल फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग भी फार्मिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा मीट की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर मीट के तौर पे जो सबसे ज्यादा जो मीट है वो काउ, गोट एंड शीप है, और चिकन। ये मीट के चार एनिमल सबसे ज्यादा है। कैमल मीट मार्केट में नहीं मिलता। कराची के अंदर आप किसी भी दुकान में चलेंगे आपको केमिकल केमिकल कैमल मीट नहीं मिलेगा। चिकन की दुकान होगी, मीट की दुकान के ऊपर, मीट की दुकान पे आपको काउ एंड गोट मिलेगा, शीप भी नॉर्मली नहीं मिलता। शीप मिलता है लेकिन कम मिलता है, लेकिन कैमल मीट नहीं मिलता। कैमल मीट हमारे यहाँ कंजम्पशन सबसे ज्यादा कब होती है? बकरीद के दिनों में, जो जब ईद उल अजहा आती है। तो काउ काउ के मेथड ऑफ रियरिंग, मेथड ऑफ रियरिंग का मतलब है कि किस तरीके से उसको पाला जाता है। मेथड ऑफ रियरिंग क्या है? ग्रेजिंग एंड स्टॉल फीडिंग। ग्रेजिंग एंड स्टॉल फीडिंग, व्हाट इज ग्रेजिंग का तो मतलब होता है कि आपने जानवर को छोड़ दिया और वो नेचुरली जो घास और जड़ी बूटियां और पत्ते और झाड़ियां होती हैं उनको खाता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग। ग्रेजिंग कहाँ होती है? ग्रेजिंग उन्हीं इलाकों के अंदर होती है जो कि रूरल एरियाज होते हैं या विल्डरनेस एरियाज होते हैं, जहाँ के ऊपर लोग बड़े बड़े 100 100 200 जानवर रखते हैं इकट्ठे, और वो बच्चे उनको चला रहे होते हैं। यूजुअली यू हैव सीन इन द मूवीज एज वेल। और पाकिस्तान के अंदर आप रूरल एरिया में ट्रैवल करें तो आपको पता चलेगा कि बच्चे जो है वो 100 100 200 गाय और बकरियां और शीप लेके चलते हैं, और वो सुबह निकलते हैं 1 2 घंटे 3 घंटे उनको घुमा के। अच्छा, वो खाना खिलाते नहीं, वो खाना खिलाना, 100 बकरियों को खाना अगर आप खिलाने बैठे तो आपका जो खरीद के खाना खिलाना है ना, वो बहुत बहुत महंगा पड़ता है। तो ग्रेजिंग होती है, फ्री के अंदर वो खा रहे होते हैं, तो ग्रेजिंग करते हैं। और बहुत ही कॉमन है ये, मैंने सभी को इसमें कंक्लूड। स्टॉल फीडिंग क्या होती है? स्टॉल फीडिंग वो होती है जो कि हम यूजुअली अर्बन एरियाज के अंदर यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर ग्रेजिंग ग्राउंड ही नहीं है, ग्रेजिंग लैंड ही नहीं है।
तो अर्बन एरियाज के अंदर जो फार्म होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने कंपाउंड के अंदर जानवर पाले हुए होते हैं, या मतलब सेक्रीफाइसल एनिमल्स भी। और अगर हमने वो करने होते हैं ना, क्या नाम है, मार्केट में बेचना होता है मीट, तो उसके लिए भी हमने कंपाउंड में पाले हुए होते हैं कि एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, उसके अंदर हमने 100-200 गाय या 100-200 बकरियां या शीप रखी हैं और उनको वहीं खाना खिला रहे हैं। तो यूजुअली बाजार से खरीद के लेकर आते हैं, या ये जो क्रॉप्स वाले होते हैं इनका जो, जैसे जैसे गन्ने की फसल कटी है तो गन्ने के जो पत्ते वत्ते हैं वो उठा के लिया है। और अगर वो कटी है, क्या नाम है, कॉर्न, भुट्टे की फसल कटी है तो भुट्टे के जो पत्ते हैं वो उठा के लिया है। तो ये भी करते हैं, लेकिन उसको स्टॉल फीडिंग ये होती है कि उनको वहीं पे खिलाए जाते हैं। वो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े टब्स होते हैं लकड़ी के, जो कि वुडन उस पे होते हैं, स्टेप्स, सॉरी, स्टैंड्स के ऊपर, और उसके ऊपर उनको खिलाया जाता है वहीं पे सबको बांध के इकट्ठे। अब काऊ के आउटपुट क्या है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ग्रेजिंग और स्टॉल फीडिंग के सबके लिए कॉमन है। आउटपुट, काऊ का आउटपुट मिल्क, मीट, मिल्क से बटर, चीज, लेदर इज ऑफ स्किन इज अ बाय प्रोडक्ट, नेचुरल फर्टिलाइजर, ड्राफ्ट पावर। नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होता है? गोबर, मैन्योर। ड्राफ्ट पावर क्या होती है जी? एनिमल पावर। वेरी गुड। जैसे पर्शियन व्हील है, जैसे गाय की पावर से आप यूज करते हैं, जिसे काव कार्ट कहते हैं ना, बैलगाड़ी, गाय गाड़ी, लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा ड्राफ्ट पावर आपके यहाँ प्लोइंग के लिए भी यूज होती है। जो 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 आपके फार्मर्स होते हैं, वो जिनके पास ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्लोइंग करते हैं इसके ऊपर लगा के, तो ड्राफ्ट पावर। एक इसका एनिमल का आउटपुट और है जो कि इनडायरेक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। वो कौन सा जो रस्सी बांधते हैं इट इज द वेल, इट इज ड्राफ्ट पावर, जिसमें भी आप एनिमल की पावर यूज कर रहे हैं टू पुल समथिंग। वो तो ड्राफ्ट पावर ही कहलाता है, उसका ड्राफ्ट पावर ही मेथड है। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो वेल से निकाले, ड्राफ्ट पावर नहीं। चारसा इज डिफरेंट। चारसा, यस चारसा प्रोबेबली। अच्छा खैर, अभी हम उसको इरिगेशन में करेंगे ड्राफ्ट पावर। तो ड्राफ्ट पावर के लिए जिसमें भी एनिमल पावर आप यूज करें, दैट इज एनिमल पावर। इसका एक आउटपुट और है, एनिमल फूड फ्रॉम इट्स गट्स। समझ में आया? इनके जो गट्स होते हैं ना, इनकी जो वो होती हैं अंतड़ियां, उनको जाया नहीं करते। वैसे तो हमारी तो वेस्ट है, जैसे जैसे आपने बकरा ईद पे देखा होगा, वो आपने फेंक दिए। नॉट जस्ट चिकन, फिश और डॉग एंड कैट फूड, उसको ये लोग प्रोसेस करके सफाई करके उसको क्रश करके ड्राई करके उसके अंदर भी यूज होता है। सूप भी बनता है ना किसी किसी चीज से? सूप भी बनता है इसकी चर्बी से। तो यस, सोबा के अंदर, हाँ, वो जो चर्बी बिकती है तो सोप बनता है उसका। तो खैर ये सारी चीजें इसके अंदर यूज होती है। तो एनिमल फूड भी बनता है इसके गट से, और खास करके फिश फूड जो आपने घर में रखी हुई होती है एक्वेरियम के अंदर, मछलियां वो भी खाती है। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी पॉजिटिव, लेदर इज वन ऑफ द foremost exports of Pakistan. The leather industry is well developed. The earning, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के अंदर, अब तो पाकिस्तान का मीट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। ये पाकिस्तान के अंदर मीट अब रिसेंट एडिशन है। वाई? क्योंकि मीट एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग और प्रिजर्विंग रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। हर कोई आपसे मंगाएगा नहीं, क्योंकि मीट इज अ पैरिशेबल आइटम, वो जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो मीट काटने के बाद फौरन प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व करके फ्रीज करना होता है। अगर वो ना करें तो खराब हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने में टाइम लगेगा ना, 1-2 हफ्ते लगेंगे पहुंचने में। तो मीट एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की, जो कि पहले नहीं होती थी। तो मीट एक्सपोर्ट इज अ वेरी गुड एडिशन इन पाकिस्तान। अभी भी सऊदी अरब या किसी कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है पाकिस्तान की किसी कंपनी को, मीट प्रोडक्शन, मीट एक्सपोर्ट का, अभी रिसेंटली इन 2024। प्रॉब्लम क्या है? द मेन प्रॉब्लम वी फेस इन इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या चीज है? वो हमने फॉरेस्ट के चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ। ओवर ग्रेजिंग से क्या शो, ओवर ग्रेजिंग से
डिफॉरेस्टेशन होती है। चाइना has introduced new synthetic leather which has affected the industry of leather in Pakistan and other parts of the world. चाइना ने लेदर प्रोडक्ट की, तो लेदर की जो इंडस्ट्री है उसको खराब कर दिया लेदर, चाइना ने सिंथेटिक प्रोडक्ट लगा। अच्छा, इनमें सबसे जो बेहतर सोल्यूशन है कि ओवर ग्रेजिंग का सोल्यूशन क्या है? स्टॉल फीडिंग। हाँ, वो सबके ओवर ओवर ग्रेजिंग जहां होगा ना, ओवर ग्रेजिंग का स्टॉल फीडिंग ऑल्टरनेटिव ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस इन पाकिस्तान, कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर आप जो है इसको गोट, अगेन मेथड ऑफ रेयरिंग इज ग्रेजिंग एंड स्टॉल फीडिंग। गोट का साइज कंपैरेटिवली कम होता है, गोट का मीट भी कम होता है, एक गोट का पर से जो काउ के कंपैरिजन में बहुत कम है। लिसन, तो इसका भी आउटपुट क्या है? मीट, लेदर एंड मिल्क। मेन आउटपुट ये है। बाय प्रोडक्ट्स के अंदर इसका एनिमल फूड फ्रॉम द गट, इसका भी वही है, एनिमल फूड फ्रॉम द गट्स, ये भी बन सकता है और बनता है। ओके, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी पॉजिटिव है। गोट मिल्क, गोट मीट हमें बाहर से मंगाना नहीं पड़ता, और अगर हम चाहें तो इसको इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। गोट मीट की बहुत डिमांड है बाहर, अभी हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? गोट के साथ भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गोट are being slaughtered on daily basis in Pakistan for मीट पर्पस। तो वो हम जो है वो उसका एक और उसका इम्पैक्ट ओवर ग्रेजिंग है। बहुत सारे एरिया जो है ना ओवर ग्रेजिंग की वजह से खराब हो जाते हैं, और उसका सोल्यूशन इज स्टॉल फीडिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन पाकिस्तान यू कैन अर्न। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली गोट की बहुत सारी काइंड होती हैं, नस्लें होती हैं। वो नस्ल हर जगह अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन की नस्ल अलग है, डेजर्ट की नस्ल अलग है, ग्रेजिंग एरियाज की, प्लेन एरियाज की नस्ल अलग है। बहुत सारी नस्लें हैं पाकिस्तान के अंदर भी, टाइप्स हैं गोट की। तो हर इलाके के अंदर हर एरिया की गोट अलग है, लेकिन वो क्योंकि एक कैटेगरी है, गोट गोट में आता है वो। शीप ग्रेजिंग एंड स्टॉल फीडिंग, मीट, लेदर एंड वुल है इसका मेल। शीप का मिल्क भी होता है, लेकिन उतनी ज्यादा मार्केट उसकी वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस में चला जाता है। और पॉजिटिव है ओवर ग्रेजिंग, स्टॉल फीडिंग, ये लोकल कंजम्पशन पे जाता है, शीप एक्स्ट्रा बाहर नहीं जा रहा। इसका जो सबसे ज्यादा जो फायदा है ना, वो वूल है। वूल की इंडस्ट्री भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है अभी तक, होनी चाहिए। पाकिस्तान का वूल शुड बी एक्सपोर्टेड, मिलियंस ऑफ शीप हम रोजाना हर साल खाते हैं। अच्छा, कुछ ये दूसरा है क्या? चिकन, चिकन का पोल्ट्री फार्म। चिकन इज ऑलवेज, चिकन जो पाकिस्तान के अंदर जो यूटिलाइज होती है वो पोल्ट्री फार्म के थ्रू होती है, और ये सारी की सारी जो रेयरिंग है वो चिकन ओपन में नहीं पलती, चिकन एक प्रॉपर शेड में बनती है। और पाकिस्तान के अंदर दो किस्म की चिकन होती है, एक तो हो गई ब्रायलर, एक हो गई आपकी देसी। देसी मुर्गी की कंजम्पशन पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, और देसी मुर्गी यूजुअली जो है ना वो घरों के अंदर ही लोग पाल के सब्सिस्टेंस पे करते हैं, या बहुत ही रेयरली कम थोड़ी बहुत मार्केट में बिकती है। इसका क्या है? मीट, एग्स, फेदर्स और फिश फूड फ्रॉम इट्स वेस्टेज लाइक गट्स। फेदर से पिलो बनते हैं, आप लोगों को पता है कि चिकन फेदर से पिलोज बनते हैं, और कुछ भी वेस्ट नहीं होता इसका, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। जो भी इसका जो चिकन का जो वेस्ट होता है, आप चिकन की दुकान पे आप जाएं, जो ड्रम रखा होता है उसके अंदर वो ड्रम में भरा होता है, वो सारा का सारा जाता है डे टू डे बेसिस पे, डेली की डेली, और जाके फिर वो उसका कुछ ना कुछ बनता है। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। जाहिर है चिकन हमें बाहर से मंगानी नहीं पड़ती, लोकल कंजम्पशन पूरी हो जाती है। चिकन की एक्सपोर्ट हमारे पास अभी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई है, चिकन की फ्रोजन आइटम हमारे पास डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई। चिकन इज अ वेरी, अच्छा इसके जो प्रॉब्लम है ना, इसके प्रॉब्लम बहुत है। चिकन फार्मिंग और चिकन रेयरिंग जो है, ये चिकन मीट के लिए ये बहुत ही ट्रिकी जॉब है। वाई? क्योंकि चिकन की जो ब्रीडिंग है वो बहुत ट्रिकी है, जरा सी बीमारी से पूरा which needs, अच्छा ये कि chicken is a very fragile bird which needs extra care regarding temperature control or diseases. A farmer can lose the whole stock in couple of days due to any disease or change in temperature. Sometimes होता है ना कि जी गर्मी बढ़ गई, सर्दी बढ़ गई, तो पूरा चिकन स्टॉक मर जाता है एक दिन के, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। और चिकन की जो नॉर्मल फॉर्म की जो चिकन फार्म की जो नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब है अगर मैंने 6,000 चिकन रखी है, तो 6,000 चिकन मुझे नहीं मिलेगी कभी भी एंड में, 500-600 मर जाएगी। 10% तो चिकन मोर्टेलिटी रेट नॉर्मल है, रेगुलर है। रोजाना 6,000 के शेड के अंदर 10, 15, 20 मुर्गियां मरी भी मिलेंगी। तो ये मोर्टेलिटी रेट बड़ा डिफिकल्ट है उसको मेंटेन करना। देर आर सम फॉरेन डिजीजेज विच, अच्छा ये एक अलग चीज है कि इंटरनेशनल डिजीजेज आ जाते हैं विद अ ग्रेट थ्रेट टू द चिकन फार्मिंग, फॉर एग्जांपल बर्ड फ्लू।
बर्ड फ्लू मुझे याद है 10-15 साल पहले पाकिस्तान के अंदर आया था, पूरी चिकन इंडस्ट्री वाइप आउट हो गई थी, चिकन कोई खरीदता ही नहीं था, चिकन की कोई प्रोडक्ट नहीं थी, चिकन बिरयानी भी खत्म हो गई, सब जगहों से चिकन एंड हो गया था। बर्ड फ्लू विच आर केपेबल ऑफ वाइपिंग द होल चिकन अक्रॉस द कंट्री, पाकिस्तान के अंदर ये हो चुका है। देर आर the areas in which chicken farming is done needs certain kinds of weather conditions. For example, very cold, very hot weather conditions create huge problems in पाकिस्तान का एरिया भी बताता हूँ, एबटाबाद इज द बेस्ट एरिया फॉर दैट। पाकिस्तान इंपोर्ट्स चिकन फीड। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान चिकन फीड अच्छी क्वालिटी की बाहर से मंगवाता है, क्योंकि फार्मिंग चिकन को आप हर फीड नहीं खिला सकते, क्योंकि आपको जल्दी बड़ा करना होता है। 6-7 हफ्ते के अंदर आप चिकन को फुल ग्रोन कर देते हैं यूजुअली, जो कि नेचुरल साइकिल नहीं है। नेचुरल साइकिल उसका 10, 15, 20 हफ्ते का है। आप उसको 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते के अंदर पूरा फुल ग्रोन करते हैं और ओवर वेट करते हैं ताकि वो बिक सके मीट के हिसाब से मार्केट के अंदर। तो उसके लिए आपको नेचुरल फीड चाहिए होता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर अभी बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था कि इंपोर्ट्स बंद हो गई थी और आप पाकिस्तान में डॉलर बाहर नहीं भेज सकते 2022-23 के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के चिकन की प्राइस एकदम बूम डबल हो गई, क्योंकि वो कह रहे थे फीड अवेलेबल नहीं है, फीड महंगी है, तो शॉर्टेज भी हो गई, तो उस वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई थी। अच्छा, सोल्यूशन क्या है? टेम्परेचर हैज टू बी कंट्रोल ऑल द टाइम। वैक्सीनेशन, ये एक बड़ा, ये प्रॉब्लम भी है, सोल्यूशन भी है। वैक्सीनेशन आप करते हैं दुनिया सार चिकन को, लेकिन वैक्सीनेशन करने के लिए द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेटिंग द चिकन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एवरी सिंगल चिकन हैज टू बी पिक्ड अप बाय हैंड, और उसको हाथ से इंजेक्शन लगाया जाता है एवरी सिंगल चिकन। अच्छा, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल प्राइसेस। ये इंपोर्ट और कंट्रोल प्राइसेस होगा तो फिर अच्छा होगा। होल पाकिस्तान इज सूटेबल फॉर चिकन फार्मिंग, अगर आप वहां पे कंडीशंस क्रिएट कर सके आर्टिफिशियली इन द शेड्स। लेकिन नेचुरली जो सबसे अच्छा एरिया है पाकिस्तान के फार्मिंग का, चिकन फार्मिंग का, वो एबटाबाद है। एबटाबाद इज अ नेचुरल रीजन जहाँ पे आप बहुत अच्छे से बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा एनिमल है? ये है कैमल। कैमल इज यूज फॉर ड्राफ्ट पावर मोस्टली, मीट सेकेंडरी और लेदर और मिल्क। कैमल मिल्क पाकिस्तान में बिकता बहुत कम है। कराची के तो कुछ जगहों के अंदर कैमल उन्होंने खड़े करके बेचते हैं वो लोग, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बिकता। और कैमल का लेदर बहुत इंडस्ट्री इंडस्ट्री में यूज होता है, क्योंकि जो भी कैमल मरे वो नेचुरल डिजीज से मरे, या काटने के लिए, गोश्त खाने के लिए मरे, या बकरा ईद के दिनों में मरे, ये काटा जाए, उसका उसका जो कैमल की जो लेदर की यूटिलाइजेशन है, वो वो जो है वो बड़े लेवल पे है। और कैमल, एक कैमल का जो आप समझे कि जो स्किन है, वो तो मेरे ख्याल से 2 गाय से ज्यादा होगी, 2-3 गाय के बराबर होगी। कैमल की स्किन इतनी बड़ी होती है, और अगर आप गोट से करें तो पता नहीं 10-15 गोट्स के बराबर एक कैमल की स्किन होगी, इतना बड़ा जानवर होता है साइज। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन कैमल फार्मिंग हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे होती नहीं है। होती है कैमल फार्मिंग, और सारी की सारी मतलब रूरल एरियाज के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर कैमल फार्मिंग नहीं है। देयर आर नो सच प्रॉब्लम इन कैमल फार्मिंग, क्योंकि कैमिकल नेचुरली पाला जाता है, नेचुरली नेचुरली हुई उसको ग्रेजिंग वगैरह रखी जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा जानवर है, तो इट इज इजी। और बड़ा बड़ा टफ जानवर है। बलोचिस्तान और सिंध सबसे ज्यादा होता है, केपी और पंजाब के अंदर कम होता है, बहुत ही कम। बफलो, बफलो ये वाटर बफलो जो जिसको आप भैंस कहते हैं, उसका ये मतलब है। और बफलो के अंदर ग्रेजिंग एंड स्टॉल फीडिंग होता है। बफलो का जो मेन है, सबसे जो मेन प्रोडक्ट है उसका क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट। मीट सेकेंडरी है, पहला मतलब भैंस तब कटती है जब वो बूढ़ी होके दूध लेने के लायक नहीं रहती। उसका जो पूरा लाइफ साइकिल जब खत्म होता है तो फिर एंड में काटा जाता है उसको, मीट के लिए बहुत ही एंड। जैसे काव है ना, काव तो मीट पहले है, मिल्क सेकेंडरी है। इसमें मिल्क प्राइमरी है, मीट सेकेंडरी। बूढ़ी होने के बाद वाटर बफलो को काटा जाता है, क्योंकि वाटर बफलो का जो मीट प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसकी उसकी जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो बहुत डिफरेंट है। और वो बहुत ज्यादा थिक होता है, और वो बहुत ज्यादा रिच इन क्या कहें, क्रीम। क्रीम, दूध से क्रीम बनाई जाती है ना, जो आप लोग घरों के अंदर भी क्रीम खाते हैं, वो क्रीम जो बनती है वो क्रीम मिल्क से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो क्रीम कंटेंट बफलो मिल्क के अंदर काउ से ज्यादा हो, और वो थिक होता है बफलो मिल्क। और पाकिस्तान फॉर्चुनेटली एक ऐसा रीजन है कि जहां पे सबसे बेस्ट क्वालिटी का बफलो मिल्क मिलता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी के, दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी के बफलोज अवेलेबल है। दुनिया की बेस्ट क्वालिटी पाकिस्तान। दुनिया का जो सबसे टॉप क्वालिटी बफलो है वो साहिवाल नस्ल कहलाता है, साहिवाल इज इन पाकिस्तान।
और वो बेस्ट क्वालिटी बफलो, आप गूगल करके देख लीजिए, किसी भी इंसाइक्लोपीडिया में देख लीजिए, बेस्ट बफलो इन द वर्ल्ड साहिवाल आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है डे टू डे बेसिस वो सबसे ज्यादा है इन क्वांटिटी। तो ये एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और उसके बाद लेदर ऑब्वियसली, अब वो बूढ़ा होके भी बैफलो मरेगा तो लेदर तो प्रोड्यूस करेगा, तो लेदर इज गॉन टू द लेदर इंडस्ट्री। इसीलिए पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज के नाम पढ़ते हैं, लेदर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और बैफलो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के रखे जाते हैं वो एरिया जो है वो सिंध और पंजाब है, क्योंकि सिंध और पंजाब के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत है। बफलो का प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम की हमने इस पे मेंशन नहीं किया लेकिन बता देता हूं मैं आपको, कि बफलो का प्रॉब्लम ये है कि बफलो हैज टू बी, अगर आपको उसकी मिल्क प्रोडक्शन चाहिए ना, तो बफलो को पानी के अंदर तैरना जरूरी है। तो बफलो को वो क्या करते हैं, नहरों के पास रखते हैं। और वो जो जो आप लोग और पंजाब और सिंध के अंदर अगर आपने रूरल एरिया में थोड़ा सा देखा हो, तो बफलो को वो एक आदमी लेके जाता है रोजाना, 10 15 20 50 जितने भी बफलोज हैं वो जाती हैं, और नहर के अंदर नहाती रहती है, नहर के अंदर तैरती रहती है। नहर के अंदर तैरने के बाद जब वो वहां से निकल कर आती है 1 1.5 घंटा पानी में गुजार के, उससे उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये एक नेचुरल साइकिल है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वाटर बफलो। और जहां पे नहरें दूर है या कुछ है, तो वहां पे लोगों ने बड़े बड़े पॉन्ड बना रखे हैं। जैसे गांव वाले हैं, गांव वालों के पास 5 लोगों के पास बफलोज हैं, तो 5 लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड बना लिया, उसमें पानी छोड़ दिया है, उसके तो कुछ भी नहीं करते वो लोग, सिर्फ बफलोज को छोड़। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर ये एक प्रॉब्लम भी है कि बफलो कैन नॉट बी केप्ट अवे फ्रॉम और वेरी फार अवे फ्रॉम वाटर। वाटर जरूरी है उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है। ऑस्ट्रिच फार्मिंग पाकिस्तान के अंदर न्यू ऐड हुई है, इसको भी डेवलप नहीं किया। ऑस्ट्रिच फार्मिंग मीट के लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी बीच में, लेकिन एकदम फिर डिक्लाइन आया है। ऑस्ट्रिच जिसको शुतुरमुर्ग आप कहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो है फार्म के तौर पे आया था। इसके एग्स भी बिकने शुरू हुए थे, लाइक एग्स ऑफ चिकन, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। लोगों को इसका शायद टेस्ट पसंद नहीं आया, इसका गोश्त पसंद नहीं आया, इसके गोश्त की जो हार्ड थिकनेस है, हार्डनेस, वो पसंद नहीं आई। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है अभी, और ये थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ है। ये है लेकिन ये बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। वाई पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ लेदर गुड इन द वर्ल्ड। अब ये जो हम पार्ट में आप एंटर हो गए, ये पार्ट वो है कि जो कि पास पेपर क्वेश्चंस हैं एक्चुअल, और उनकी मार्किंग स्कीम्स और उनके कुछ आंसर जो हमने डेवलप किए हैं। ये आंसर जो है ये फार्मिंग और इंडस्ट्री से लिंक्ड है, कि वाई पाकिस्तान हैज द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ लेदर गुड्स इन द वर्ल्ड। नंबर वन, पाकिस्तान द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो मीट कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, प्रोबेबली फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर इंडोनेशिया। तो जाहिर है जब मुसलमान है, तो मुसलमानों के मुल्क में तो मीट कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो मीट कंजम्पशन ऑन डेली बेसिस ऑल अक्रॉस मिलियंस ऑफ एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर मीट। और फिर जब वो मीट के लिए काट दिया जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, स्किन। स्किन गोज टू लेदर इंडस्ट्री। ड्यू टू द हॉट वेदर कंडीशन द लोकल पॉपुलेशन डज नॉट नीड। अच्छा, अब लेदर तो बन गया, लेकिन लेदर का यूटिलाइजेशन कराची पाकिस्तान में नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो तो ऐसे एरिया में रहती है जो कि गर्म में हॉट एरियाज है। तो वहां पे, और जो सर्दी वाले एरिया है पंजाब के, उसके अंदर भी सर्दी आती है 3 4 महीने। 12 महीने सर्दी नहीं रहती, 8 10 महीने सर्दी नहीं। जैसे कनाडा है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे यूरोप के दूसरे कंट्रीज हैं, रशिया है, वहां पे 7 7 8 8 महीने, 6 6 महीने सर्दी रहती है। तो दे नीड लेदर प्रोडक्ट्स मोर देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की लोकल यूटिलाइजेशन नहीं है। और हमारे जो लेदर, लेट से हम सबके पास घर में कराची के अंदर भी लेदर जैकेट होगी, लेकिन वो हमारी एक लेदर जैकेट कई साल चलती है, क्योंकि हम पहनते ही कम है। हमारे कराची के अंदर लेदर जैकेट पूरे साल के अंदर 10 5 10 दिन पहने जाती है। और वही लेदर जैकेट जर्मनी के अंदर 6 महीने पहनी जाएगी, 5 महीने पहनी जाएगी। तो ज्यादा खराब भी जल्दी होती है और उसकी यूटिलाइजेशन भी ज्यादा हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर एक लेदर जैकेट किसी ने ले ली तो वो सालों चलाता है। अमेरिका और यूरोप और दूसरे कंट्रीज के अंदर बहुत। तो पाकिस्तान की जो लोकल कंजम्पशन ऑफ लेदर है वो नहीं है, तो वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। इन ट्रेडिशनल कल्चर द रूरल एरिया पीपल डू नॉट वियर लेदर, ये भी एक बड़ा एक है। गांव देहातों के अंदर आप चले जाएं, जितनी भी सर्दी हो, वहां पे लेदर जैकेट पहन के बहुत लोग नहीं मिलेंगे आप। शॉल्स पहने हुए होंगे, स्वेटर्स पहने हुए होंगे, लपेटे हुए होंगे कपड़े उन्होंने अपने ऊपर, लेकिन वो यूजुअली लेदर जैकेट नहीं पहनते। लेदर जैकेट अर्बन फिनोमेना है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये दो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये बहुत सवाल पहले तो कॉमन आता था, अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन ये कोर्स का हिस्सा है तो दोबारा भी आ सकता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कैश क्रॉप फार्मिंग के इनपुट्स, इसके आउटपुट्स और इसका पूरा प्रोसेस, इसको भी देखना चाहिए। साइज ऑफ लैंड इज स्मॉल, साइज ऑफ लैंड इज लार्ज, द लेबर इज सेल्फ एम्प्लॉयड, द लेबर इज हायर्ड, यील्ड इज वेरी लो, यील्ड इज हाई। सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है।
Outcome of the crop is consumed by the farmer. Outcome of the crop is sold in the market for earning profit. The farmer do not use the machines on the farms. Subsistence farming में machine नहीं होती, human labor होती है. The landowners give machine to farmer and use them. उस पे पैसे डाल के लोन लेके या लैंड ओनर या फ्यूडल लॉर्ड जो पैसे देता है उसके बाद आगे बढ़ाते हैं. नॉर्मल सीड्स आर यूज, नॉर्मल HYVs आर यूज. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. अच्छा, इसमें एक और भी है, फर्टिलाइजर. इसमें नॉर्मल फर्टिलाइजर आर यूज, इस पे केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है फर्टिलाइजर्स का. नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, और इधर केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज. ठीक है, इसी के साथ पेस्टिसाइड्स का भी ये है कि लोकल मेथड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स आर यूज, और उधर केमिकल पेस्टिसाइड्स आर यूज. डिसएडवांटेजेस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? मे नॉट ग्रो इनफ फूड फॉर ईट, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रो. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का डिसएडवांटेज एक दो मार्क्स का आ जाता है, ये ओरिजिनल मार्किंग मार्किंग सिस्टम का पेपर है, सॉरी पेपर का क्वेश्चन है. मे नॉट प्रोड्यूस इनफ सरप्लस टू सेल, ऑब्वियसली. रिलायंट ऑन द वेदर, बहुत ज्यादा वेदर कंडीशन के ऊपर रिलाई कर रहा होता है, और बहुत जल्दी से खराब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर केमिकल इनपुट नहीं होता. इनपुट एंड प्रोसेसेस आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और एलेबोरेट किया हुआ. इनपुट प्रोसेसेस, नेचुरल इनपुट्स लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर. ह्यूमन इनपुट काउ डंग, जो कि बताया था मैंने अभी के फर्टिलाइजर नॉर्मल होता है. एनिमल आर यूज फॉर ड्राफ्ट पावर, मशीन नहीं होती. इरिगेशन नॉर्म जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन होते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह यूजुअली नहीं होते. सीड्स लोकल होते हैं, ह्यूमन लेबर होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, होममेड होता है. ये इसके इनपुट्स हैं. आउट प्रोसेसेस क्या है? प्रिपेयरिंग द सॉइल, प्लोइंग, सोइंग, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, वीडिंग, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग. आउटपुट राइस, शुगर, यही सारे आउटपुट है, बस क्वांटिटी कम होती है. आउटपुट सारे वही है, आउटपुट को चेंज नहीं होता है. अब ये क्या? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ऑफ कैश क्रॉप फार्मिंग. कैश क्रॉप के अंदर क्या है? लैंड फॉर प्लांटिंग सीड्स. लैंड फॉर प्लांटिंग सीड्स, सॉइल, नेचुरली, केमिकल, क्लाइमेट, ये तो सब नेचुरल इनपुट्स है. नेचुरल नेचुरल इनपुट्स के, नेचुरल इनपुट्स के. ह्यूमन इनपुट्स क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर. उधर नॉर्मल फर्टिलाइजर थे, केमिकल फर्टिलाइजर. इधर उधर ह्यूमन लेबर थी, इधर मशीन है. उधर इरिगेशन थी, नॉर्मल इरिगेशन थी. यहाँ जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है वो है, उसमें नॉर्मल सीड्स है, इसमें हाई यील्डिंग सीड्स है. मॉडर्न मेथड्स, प्रोसेसिंग. अच्छा, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर प्रोसेसेस ऑल बाय मशीन्स. Preparing of soil through machine, plowing through tractor, sowing through tractor, fertilizer, fertilization, fertilizing क्या है? Chemical fertilizer, irrigation, ट्यूबवेल एंड मॉडर्न मेथड्स, जिसके अंदर स्प्रिंकलर्स भी आ जाते हैं. वीडिंग, वीडिंग पता है क्या प्रोसेस होता है? वीडिंग, वीड का मतलब होता है जंगली पौधा जो बीच में आ जाता है, उसको निकालना. यूजुअली नेचुरल क्रॉप के अंदर वीडिंग नहीं होती क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा इनपुट नहीं होता. इसके अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्टिलाइजर तो ज्यादा फूड होती है ग्राउंड के अंदर, तो ज्यादा वीट निकलता है. थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, आउटपुट राइस, शुगर वगैरह सब चीजें. प्लांटिंग ऑफ राइस की पिक्चर है. ये पिक्चर एक्चुअल पिक्चर्स हैं जो कि इम्तहानों में आती हैं. वीट की अर्ली स्टेज है, ये वीट की लेटर स्टेज है. काइट, ये टेरेस फार्मिंग है. टेरेस फार्मिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर टेरेस फार्मिंग के अंदर आपके माउंटेन्स को स्लोप को कन्वर्ट कर देते हैं. अच्छा, ये शुगर केन, ये कॉटन फील्ड,